आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है। हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे कोई उत्तर नहीं आया। पूरे महाकक्ष में केवल देवरूप की सांसों की आवाज रह गई थी। सातवें राजकुमार देवरूप का दिल पहले कभी इतनी जोर से नहीं धड़का था। उसे लगा जैसे उसका अपना दिल फटने वाला है। खामोशी में सातवें राजकुमार देवरूप को हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। मुझे पहले से ही पता है, वो ठंडी आवाज अंदर से फिर से सुनाई दी। देवरूप का पूरा शरीर कांप उठा। ठंडा पसीना पहले से ही उसके पूरे शरीर में भीग चुका था। कृपया सजा दें पिताजी। ये एक परीक्षा थी जो इस सम्राट ने तुम्हें दी थी। यहां तक पहुंचने के लिए तुम पहले ही परीक्षा पास कर चुके हो। जब सातवें राजकुमार देवरूप ने ये शब्द सुने तो उन्हें लगा कि उनकी दिव्य आत्मा उनके शरीर को छोड़ने वाली है। इन चंद शब्दों से ज्यादा कानों को कोई शब्द सुहावना नहीं लगा। भयंकर आंधी दुनिया के एकमात्र असिन क्षेत्र के शक्तिशाली होने के कारण एक मूर्ख भी पवन सम्राट के आतंक को जानता था। लेकिन सातवें राजकुमार देवरूप को और भी गहराई से पता था कि पवन सम्राट का आतंक सिर्फ ताकत नहीं था, यह व्यक्ति खुद सबसे भयानक था। धन्यवाद पिताजी, सातवें राजकुमार देवरूप ने उत्तेजित होकर कहा। धन्यवाद देने में जल्दबाजी न करें। यह मामला आपके द्वारा भड़काया गया था। आप इसे हल करने का कोई तरीका सोचें। मैं भी बूढ़े आदमी आदरणीय किमिया संप्रभु को भड़काना नहीं चाहता। हालांकि वो शांत लग रहा था। सातवें राजकुमार देवरूप पवन सम्राट के क्रोध को सुन सकता था। हाँ, ये बच्चा अपनी गलती जानता है। राजपिता, कृपया सही रास्ता बताएं। सातवें राजकुमार देवरूप को बहुत पसीना आ गया। तुम खुद ही सोचो, ये तुम्हारे लिए भी एक परीक्षा है। ठीक है, जाओ। जब आवाज धीमी हुई तो महान हॉल में कोई आवाज नहीं थी। महान हॉल से बाहर आते हुए ऐसा लगा जैसे सातवें राजकुमार देवरूप ने जीवन और मृत्यु का एक बड़ा युद्ध देखा हो। उसका पूरा व्यक्तित्व ऐसा था जैसे उन्हें पानी से बाहर निकाला गया हो। पूरी तरह से भीगा हुआ अपने निवास पर लौटते हुए सातवें राजकुमार देवरूप ने चुपके से राहत की सांस ली। सौभाग्य से उन्होंने अपने दिल में किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखी और शाही पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अन्यथा उनका परिणाम निश्चित रूप से बहुत दुखद होता। पवन सम्राट को कभी भी इस कहावत का एहसास नहीं हुआ था कि एक क्रूर बाघ अपने बेटों के प्रति अपने बच्चों को नहीं खा सकता। उनके पास कभी भी दयालु हृदय नहीं था। इस बार उन्होंने इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी, और यह तब भी था जब महान सेना बाहर निकल रही थी। अगर यह मामला अच्छी तरह से सुलझाया नहीं जा सका तो भी वे बहुत मुश्किल से मरेंगे, भयानक रूप से। यहां तक सोचते सोचते सातवें राजकुमार देवरूप को सिर दर्द होने लगा। आखिर उसे क्या करना चाहिए कि वो बूढ़ा आदमी आदरणीय किमिया संप्रभु शाही परिवार पर लगे प्रतिबंधों को वापस ले ले। इन कुछ दिनों में सातवें राजकुमार देवरूप ने कई पूछताछ के माध्यम से आदरणीय किमिया संप्रभु के व्यक्तित्व को कमोबेश समझ लिया था। ये बूढ़ा आदमी आमतौर पर अभी भी बहुत मिलनसार है, लेकिन एक बार जब आप उसके उल्टे तराजू को छूते हैं तो उसका आतंक इतना बढ़ जाता है कि पवन सम्राट भी उसका सामना नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट रूप से देवरूप पहले ही उनके उल्टे तराजू को छू चुका था। सातवें राजकुमार देवरूप का विचार अनायास ही आरव की ओर मुड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे वास्तव में उस बदमाश से माफी मांगनी पड़े? लेकिन जैसे ही उसने आरव के घमंडी रूप के बारे में सोचा, सातवें राजकुमार देवरूप फिर से पीछे हट गया। उसे लगा कि अगर वो माफी मांगने भी गया तो आरव निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा। आखिर ऐसा कैसे किया जाना चाहिए? पलक झपकते ही पूरी रात बीत गई। सातवें राजकुमार देवरूप बिना एक भी मांसपेशी हिलाए पूरी रात लकड़ी की तरह बैठे रहे। आसमान चमकने ही वाला था कि अचानक सातवें राजकुमार देवरूप ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और एकदम से खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई संकल्प लिया हो। दिन हो चुका था। सेंट्रल कैपिटल की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। यह हमेशा से ही व्यस्त रहा है। अचानक सभी ने जो कुछ भी कर रहे थे उसे छोड़ दिया और एक दिशा की ओर देखने लगे। केवल एक युवक को देखा जो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को उघाड़े हुए था, अपनी पीठ पर कांटों की गठरी उठाए हुए था और कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। राजधानी में इस तरह की चीज अक्सर नहीं देखी जाती थी। इसने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यह व्यक्ति क्या कर रहा है? यह अपनी पीठ पर कांटों की गठरी क्यों ढो रहा है? क्या यह बीमार है?
ये सॉटूथ ट्री की शाखाएं हैं। शाखाएं ब्लेड से ढकी हुई है। शरीर के चारों ओर लपेटे जाने पर, मांस में धंस जाने पर हजारों घाव लगने से ज्यादा बुरा नहीं है। शस्य, क्या तुम मरना चाहते हो? वो महामहिम 7वें राजकुमार है। हे भगवान, महामहिम 7वें राजकुमार से ऐसा काम कौन करवा सकता है कि वो गलती स्वीकार करे और सजा मांगे? क्या वो अब और जीना नहीं चाहता? हे, इस तरह की बात के बारे में कौन नहीं जानता है? 7वें राजकुमार ही वो व्यक्ति है जो पवन सम्राट के महान पद को प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना रखता है। जो व्यक्ति उससे ऐसा करने में सक्षम है वो अत्यंत दुर्जय होगा। जिस दिशा में वह चल रहा है उसे देखते हुए ये किमिया पर्वत होना चाहिए। केवल संप्रभु के पास ही महामहिम 7वें राजकुमार से कौड़ ले जाने और सजा मांगने जैसा काम करवाने की योग्यता है। आप कह रहे हैं कि आदरणीय किमिया संप्रभु? महामहिम 7वें राजकुमार ने क्या किया? वास्तव में किमिया संप्रभु को भड़काने और उलझाने के लिए? हे, ये वो नहीं है जो आप और मैं जान सकते हैं। देखने के लिए आसपास के लोग लगातार बढ़ रहे थे। 7वें राजकुमार देवरूप के पीछे पहले से ही एक बहुत बड़ा जुलूस चल रहा था, लेकिन वे सभी 7वें राजकुमार की वीरता को जानते थे। वे बस दूर से ही उनके पीछे चल रहे थे और उनके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जबकि 7वें राजकुमार देवरूप खुद स्थिर होकर आगे देख रहे थे। कदम दर कदम किमिया पर्वत की दिशा में चल रहे थे। जब तक वे पहाड़ की तलहटी तक पहुंचे, उनके पीछे पहले से ही लोगों का एक समुद्र था। कोई भी एक नजर से अंत नहीं देख सकता था। दक्ष, मैं 7वें राजकुमार देवरूप आज आपसे दंड मांगने के लिए आया हूं। 7वें राजकुमार देवरूप ने प्रत्येक शब्द का उच्चारण किया और वो वास्तव में सीधे घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आवाज 7वें राजकुमार देवरूप ने सार ऊर्जा को पूरी तरह से घुमाया। पूरे किमिया पर्वत को इसे सुनने में सक्षम होना चाहिए। उनके पीछे भीड़ ने एक बड़ा शोर मचाया। महान 7वें राजकुमार महामहिम वास्तव में घुटनों के बल बैठ गए। दक्ष कौन है? मैंने कभी नहीं सुना कि हमारी केंद्रीय राजधानी में ऐसा कोई चरित्र था। मैंने पहले भी उसके बारे में नहीं सुना है। क्या आदरणीय किमिया संप्रभु के केवल 7 शिष्य नहीं हैं? ऐसा नहीं लगता कि यह चरित्र दक्ष है ना? अज्ञानी, तुम नहीं जानते। कुछ दिन पहले बजाज परिवार और स्वामी परिवार ने भव्य पिल असेंबली का आयोजन किया। मूल रूप से बजाज परिवार की हार पहले से ही तय थी। यह दक्ष ही था जिसने स्वामी परिवार के नंबर एक प्रतिभाशाली कार्तिकेयन को हराकर बजाज परिवार को बचाते हुए उग्रज्वार को मोड़ दिया। इसके अलावा यह दक्ष मामूली अंतर से नहीं जीता, बल्कि उसने कार्तिकेयन को इस तरह से कुचल दिया कि वो अपना सिर भी नहीं उठा सकता था। मैंने सुना है कि उसे पहले ही स्वामी परिवार ने बंद कर दिया है और वो पूरी तरह से अक्षम हो गया है। ऐसी कोई बात है? मैं अभी कह रहा था कि हाल ही में स्वामी परिवार की दुकानों में फिर से ग्राहकों का वृद्धि हुई है। ऐसी बड़ी घटना वास्तव में हुई। इस तरह यह दक्ष वास्तव में एक चरित्र है। क्या ऐसा हो सकता है? यह सही है। वो पहले से ही आदरणीय किमिया सॉवरेन द्वारा अपने संरक्षण में लिया गया है। उनका 8वां शिष्य बन गया है। लेकिन महामहिम 7वें राजकुमार इस दक्ष से माफी मांगने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। प्रतिष्ठित पवन सम्राट उत्तराधिकारी ने वास्तव में ऐसी अभूतपूर्व शर्मिंदगी झेली। राजधानी में आने वाले दिन शायद बहुत मजेदार होंगे। किमिया पर्वत के ऊपर अभिजीत ने मुस्कुराते हुए आरव की ओर देखा और कहा, छोटे जूनियर भाई, मास्टर का यह कदम वास्तव में निर्दयी है। इसने वास्तव में अभिमानी 7वें राजकुमार को इस स्थिति में मजबूर कर दिया। आरव ने हंसते हुए कहा, इसके लिए वो खुद को ही दोषी ठहरा सकता है। अभिजीत ने सिर हिलाकर दृढ़ता से सहमति जताई। आरव ने घटना का पूरा घटनाक्रम सभी को पहले ही समझा दिया था। असहमति के एक शब्द के कारण किसी को मारने की कोशिश करना केवल 7वें राजकुमार जैसा व्यक्ति ही कर सकता है, सिवाय इसके कि अगर उसने कुछ लोगों को मारना चाहा तो उनको उन्हें मार डाला। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वो अपमानित नहीं कर सकता था। हुर, ये बदमाश इसके लायक है। लेकिन आप कब नीचे जाने की योजना बना रहे हैं, छोटे भाई? मोटे दूसरे वरिष्ठ भाई अनिरुद्ध ने हंसते हुए पूछा। आरव ने भी हंसते हुए कहा, जल्दी क्या है? पहले उसे थोड़ी देर घुटने टेकने दो। पहले कीमिया कौशल पर गहराई से चर्चा करते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। 7वें राजकुमार देवरूप का चेहरा धीरे धीरे गहरा होता गया। वो पहले ही पूरे 6 घंटे घुटने टेक चुका था। किमिया पर्वत के दरवाजे अभी भी कसकर बंद थे। कोई भी व्यक्ति बाहर आकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो प्रतिष्ठित 7वें राजकुमार था। क्या किमिया पर्वत के लोगों का ये समूह उसे बहुत हल्के में नहीं ले रहा था? 7वें राजकुमार देवरूप वास्तव में अभी वहां से चले जाना चाहता था और फिर स्विफ्ट विंड गार्ड को इकट्ठा करके इन सभी लोगों का वध करना चाहता था। लेकिन जब उसने पवन सम्राट की धीमी आवाज के बारे में सोचा तो उसके दिल की गहराई से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने तुरंत सभी लपटों को बुझा दिया। दंड मांगने के लिए आना कुछ ऐसा था जिसे करने का दर्दनाक फैसला उसने एक रात सोचने के बाद किया।
आने से पहले उसने पहले से ही अच्छी तरह से योजना बनाई थी। चाहे उसे आज कितना भी अपमान सहना पड़े, उसे इससे उबरना ही था। फिर भी जब वास्तव में ये बात आई तो उसके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि ये कठिनाई कितनी बड़ी थी। महामहिम, 7वें राजकुमार पहले ही कई घंटों से यहां घुटने टेक चुके हैं। आसमान जल्द ही अंधेरा छाने वाला है। मैंने सुना है कि किमिया संप्रभु का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। आखिरकार 7वें राजकुमार ने ऐसा क्या किया कि किमिया संप्रभु इतने क्रोधित हो गए? है बहुत अज्ञानी और गलत जानकारी वाले। संप्रभु का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार जब वे वास्तव में क्रोधित हो जाते हैं तो महामहिम पवन सम्राट को भी रियायत देनी पड़ती है। ओह, क्या इसके बीच अभी भी कोई कहानी है? उस व्यक्ति ने तीसरे राजकुमार की घटना का संक्षेप में वर्णन किया और कहा, मेरा अनुमान है कि 7वें राजकुमार का संभवतः दक्ष नामक व्यक्ति के साथ संघर्ष हुआ था और उसने लगभग उसे मार डाला था। वास्तव में ऐसी कोई बात है? अगर ऐसा है तो ये सब समझ में आता है। 7वें राजकुमार राजधानी में प्रसिद्ध रूप से अत्याचारी है और अक्सर किसी छोटी सी बात पर लोगों को मार डालता है, लेकिन इस बार उसने एक धातु की थाली को लात मारी। तुम फिर से कह सकते हो, इस दुनिया में दखल देने वाले लोगों की कभी कमी नहीं रही। चाहे 7वां राजकुमार देवरूप कितनी भी देर तक वहां घुटने टेके, वे देखने के लिए चारों ओर भीड़ लगाने लगे। कई घंटे बीत जाने के बाद सभी ने घटनाओं के पूरे क्रम का अनुमान लगा लिया। 7वां राजकुमार देवरूप ने इन चर्चाओं को न सुनने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन टिप्पणियों की आवाजें अभी भी उसके कानों में लगातार घुस रही थी, जिससे उसे और भी पीड़ा हो रही थी। अगर आज का मामला सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता तो वो निश्चित रूप से विस्फोट करके लोगों को मार डालता। ठीक इसी समय एक 16 से 17 वर्षीय नीली शर्ट वाला युवक सभी की नजरों में आया। ये बिल्कुल आरव था। आरव धीरे धीरे 7वें राजकुमार देवरूप के सामने चला गया, अपनी कमर को तान दिया और उत्सुक नजर से पूछते हुए एक जम्हाई ली। क्या ये महामहिम 7वें राजकुमार नहीं है? आप यहां क्या कर रहे हैं? 7वें राजकुमार देवरूप ने अपने हृदय में क्रोध को बलपूर्वक दबाते हुए गंभीरता से कहा। यह देवरूप विशेष रूप से अपनी गलती स्वीकार करने और दंड मांगने के लिए यहां आया है। युवा मास्टर दक्ष, कृपया दंड दे। उसके ऐसा कहते ही 7वें राजकुमार देवरूप ने अपनी पीठ से एक कांटा निकाला और दोनों हाथों से आरव के सामने फेंक दिया। आरव ने कांटे को बड़े ही चंचल ढंग से लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, राजकुमार, दोष क्या है? दक्ष को समझ में नहीं आता। उस दिन क्या महामहिम ने यह नहीं कहा था कि जो लोग आपका विरोध करते हैं वे सभी पहले ही मर चुके हैं? मुझे आश्चर्य है कि महामहिम एक मृत व्यक्ति से क्षमा कैसे मांग सकते हैं? उस दिन ये छोटा राजकुमार ही था जो क्षण भर के लिए उलझन में पड़ गया था और युवा मास्टर दक्ष को नाराज कर दिया था। इसलिए आज मैं विशेष रूप से क्षमा मांगने और दंड मांगने के लिए यहां आया हूं। 7वें राजकुमार देवरूप इसके लिए पहले से ही तैयार थे और उन्होंने उत्तर दिया, ओह, ऐसे ही महामहिम, आप बेजोड़ दबंग हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आज आपको माफ करने के बाद कल सड़कों पर मर जाऊंगा? आरव ने आधी मुस्कान के साथ कहा। 7वें राजकुमार देवरूप मन ही मन घबरा गया। उसके मन में वाकई ये विचार आया। वो इस मामले के शांत हो जाने के बाद आरव को खत्म करने का मौका तलाशने के लिए तैयार था। बेशक वो खुद कोई कदम नहीं उठाएगा। लोगों को मारने के बहुत सारे तरीके हैं। निजी तौर पर लोगों को मारने के लिए कदम उठाना स्वाभाविक रूप से सबसे बेवकूफी भरा तरीका था, बिना किसी कारण के खुद पर बदबू लाना। कौन सोच सकता था कि आरव ने एक नजर में ही उसके विचार को समझ लिया होगा। युवा मास्टर दक्ष किस बारे में बात कर रहे हैं? ये छोटा राजकुमार वास्तव में अपनी गलती को समझ गया है, इसलिए मैं आज इस मामले में इतने गंभीर रवैये के साथ माफी मांग रहा हूं। मैं उस दिन वाकई बहुत लापरवाह था। भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। 7वें राजकुमार देवरूप ने जल्दी से कहा, ओह, क्या ऐसा है? मैं अभी अभी यहां आया हूं और राजधानी में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो ये जिम्मेदारी महामहिम के सिर पर होगी। 7वें राजकुमार देवरूप के दिल में नफरत भरी हुई थी। किसने कहा कि आपके कोई दुश्मन नहीं है? आपने अभी कुछ दिन पहले पूरे स्वामी परिवार को नाराज किया है। आरव के ये शब्द स्पष्ट रूप से स्वामी परिवार को दबाने के लिए राजकुमार के प्रभाव को उधार ले रहे थे। इसके अलावा बाद में राजधानी में जिसने भी आरव को उकसाया, उसे निपटाने के लिए भी उसे सामने आना पड़ा। यह क्या बकवास था? लेकिन इस महत्वपूर्ण मोड़ पर 7वें राजकुमार देवरूप को भी इसे निगलना पड़ा, भले ही उनके दांत टूट गए हों। बेशक जब तक राजधानी में युवा मास्टर दक्ष के साथ कुछ भी होता है, यह सब मेरे सिर पर गिना जा सकता है। उस समय मैं अपने अपराध के लिए मृत्यु को गले लगाऊंगा। 7वें राजकुमार देवरूप ने अपने दांत भींचे और कहा, इतनी बड़ी घटना स्वाभाविक रूप से आसपास के लोगों और देखने वालों के लिए साधारण मार्शल कलाकार होना असंभव था। उनमें बड़े परिवारों और बड़े प्रभाव वाले कई लोग होने चाहिए।
इतने सारे लोगों के सामने ऐसा वादा करना वस्तुतः आरव पर मृत्यु छूट का पदक लगाना था। चाहे ये गुट कितने भी बड़े क्यों न हो, कितने लोगों ने पवन सम्राट का विरोध करने की हिम्मत करेंगे? भले ही 7वें राजकुमार पवन सम्राट का प्रतिनिधित्व न कर सके, और भले ही 7वें राजकुमार ने आज इतना बड़ा सम्मान खो दिया हो, फिर भी वो राजकुमारों में सबसे मजबूत है और पवन सम्राट का पद पाने की सबसे अधिक संभावना वाला व्यक्ति भी। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए स्पष्ट स्वर में कहा, आज यहां बहुत सारे लोग हैं, सभी साक्षी बने। मेरा ये छोटा सा जीवन महामहिम 7वें राजकुमार के हाथों में है। अगर एक दिन मेरे साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो वो महामहिम 7वें राजकुमार के साथ संबंध से मुक्त नहीं हो सकती। जाहिर है किसी ने भी वास्तव में जवाब देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आरव को उनके जवाब की जरूरत नहीं थी। जब 7वें राजकुमार देवरूप ने पहले की शब्द कहा तो आरव का उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका था। हाँ, ऐसा लगता है कि महामहिम वास्तव में 100% ईमानदार है। दक्ष स्वाभाविक रूप से दयालुता की सराहना करने में विफल नहीं हो सकता। कृपया वापस लौटें। महामहिम, यह मामला यही समाप्त होता है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। 7वें राजकुमार देवरूप ने झिझकते हुए कहा, युवा मास्टर दक्ष, फिर औषधीय गोली का मामला। औषधीय गोली? कौन सी औषधीय गोली? आरव ने हैरान होकर पूछा। 7वें राजकुमार देवरूप अंदर ही अंदर गुस्से में थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि आरव को शाही परिवार पर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिबंधों के बारे में पता नहीं था। वो अभी अनभिज्ञता का दिखावा कर रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो ये भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता था। वो तब तक चुप रहे जब तक कि अंदरूनी चोटें फूटने वाली नहीं थी। उन्होंने पहले सोचा था कि आरव उन्हें बात करने के लिए आमंत्रित करेगा। कौन जानता था कि आरव उन्हें तुरंत वापस जाने के लिए कहेगा? हाँ, कुछ नहीं, 7वें राजकुमार देवरूप ने शर्मिंदगी से कहा। हाँ, कुछ नहीं हो तो मैं पहले वापस जाऊंगा। महाराज, सीनियर्स अभी भी मेरी कीमिया सीखने का इंतजार कर रहे हैं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि वो और 7वें राजकुमार देवरूप दोस्त हों। हाँ हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 7वें राजकुमार देवरूप को यह भी नहीं पता था कि क्या इसे मिशन पूरा करना माना जाता है। वो ये भी नहीं जानता था कि आरव क्या करने की योजना बना रहा है। उसका दिल अभी भी बेचैनी से धड़क रहा था। अगर आदरणीय किमिया संप्रभु ने प्रतिबंधों को वापस नहीं लिया तो भी उसके लिए मौत से बचना मुश्किल होगा। पहाड़ पर लौटने के बाद वरिष्ठों के समूह ने आरव की जमकर तारीफ की। हुर हुर, छोटा जूनियर भाई बूढ़ा नहीं है, लेकिन आप चीजों को संभालने में बेहद माहिर है। मुझे लगता है कि 7वें राजकुमार देवरूप के वापस जाने के बाद उसे इन 2 दिनों में खाने पीने की भी कोई इच्छा नहीं होगी। अभिजीत ने बड़ी हंसी के साथ कहा। हाँ, वह देवरूप उग्र और दबंग होने का आदी है। आज उसने घर तक अपना चेहरा खो दिया और यहां तक कि छोटे जूनियर भाई को मृत्यु छूट पदक भी देना पड़ा। यह वास्तव में शादी से पहले लड़की भाग गई और इज्जत खोने जैसा है, जाबल ने कहा। आरव मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल नहीं, यह मामला अभी भी अंततः मास्टर की मंजूरी है जो प्रभावशाली है। यह सच है कि मास्टर के प्रतिबंध अतुलनीय है, लेकिन जिस तरह से छोटे कनिष्ठ भाई ने चीजों से निपटा, उसने युद्ध के परिणामों को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। इसने न केवल स्वामी परिवार के छिपे हुए खतरे को खत्म कर दिया, बल्कि इसने आपके लिए मृत्यु छूट पदक भी जोड़ दिया। वास्तव में प्रभावशाली। दूसरे वरिष्ठ भाई अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा। हाँ, दूसरे वरिष्ठ भाई बहुत दयालु है। मैं भी बस कुछ दिलचस्प करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं लगा कि यह 7वें राजकुमार वास्तव में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए इतना अपमान सह सकता है और सजा मांगने के लिए कांटे उठाने जैसा काम कर सकता है। आरव ने हंसते हुए कहा, यह वास्तव में सभी उम्मीदों के विपरीत था। वो बच्चा जानता है कि कब झुकना है और कब नहीं, और उसकी मार्शल ताकत भी बेहद दुर्जय है। वास्तव में वो ऐसा नहीं है जिसकी तुलना अन्य राजकुमार कर सकते हैं। बिल्कुल एक उग्र और महत्वाकांक्षी व्यक्ति का व्यवहार। किसी दुर्घटना को छोड़कर अगला पवन सम्राट बहुत संभावना है कि वो बनेगा। इसलिए भविष्य में आपको और भी सावधान रहना चाहिए, छोटे कनिष्ठ भाई, कहीं ये कोई धूर्त चाल न चल जाए। अभिजीत ने उसे चेतावनी दी। इस बार की घटना ने सभी को देवरूप के बारे में एक नई समझ दी। उच्च और शक्तिशाली पवन सम्राट की उत्तराधिकारी ने वास्तव में इस तरह का आत्मा अपमानजनक काम किया जिससे पूरी राजधानी ने अपने चश्मे उतार दिए। लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने पर चीजों को करने का यह तरीका वर्तमान में चीजों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका था। भले ही आरव को इस बात की कम समझ थी कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन इस मंजूरी को जारी रखना भी संभव नहीं था। अन्यथा किमिया पर्वत वंश भी औचित्य के साथ भी अनुचित हो जाएगा। देवरूप की स्थिति के साथ इस कदम के लिए सब कुछ करना पहले से ही उसकी सीमा थी। अगर आरव फिर भी बुगी से इनकार कर देता है तो ये उसकी कृतघ्नता होगी। अगर शाही परिवार और अल्केमिस्ट एसोसिएशन, ये 2 दिग्गज वास्तव में पूरी तरह से विपरीत पक्ष में हो जाते हैं
तो कोई भी पक्ष इसके परिणामों को सहन नहीं कर सकता। उस समय जो व्यक्ति अजीब स्थिति में होगा वो पवन सम्राट नहीं बल्कि स्वयं आरव होगा। ये ठीक इसी कारण से था कि आरव के चीजों को संभालने के तरीके को पूरी तरह से समझा गया था। इससे सबसे अधिक लाभ मिल सकता था और एक उदार हृदय भी झलकता था। जहां तक देवरूप की माफी की बात है, आरव ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो इस तरह के सतही कृत्य से कैसे धोखा खा सकता था? देवरूप की माफी जितनी अधिक ईमानदार थी, आरव के प्रति उसकी घृणा उतनी ही तीव्र थी। इस तरह के उच्च और महत्वाकांक्षी उग्र व्यक्ति को कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि वे गलत थे। निश्चिंत रहो, ज्येष्ठ वरिष्ठ भाई, मेरे दिल में एक हिसाब है। ओह ठीक है वरिष्ठों, आज से मैं 1 महीने के लिए एकांतवास में जा रहा हूं और अब वरिष्ठों के साथ कीमिया पद पर व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। आरव ने कहा। क्या इतनी जल्दी एकांतवास में प्रवेश कर रहे हैं? यह सुनकर कि आरव एकांतवास में जाने वाले हैं, कुछ लोगों को अपने दिल में बहुत नुकसान की भावना महसूस हुई। इन कुछ दिनों में उन्होंने आरव के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करके वास्तव में बहुत लाभ उठाया। आदरणीय किमिया संप्रभु को किमिया ज्ञान का उपदेश देते हुए सुनने की तुलना में और भी अधिक लाभ थे। इस गति से आगे बढ़ते हुए उन्हें कीमिया में कुछ सफलता मिलना अपरिहार्य था। लेकिन आरव वास्तव में इस समय एकांतवास में जाने के लिए कहा, वे सभी स्वाभाविक रूप से जाने देने के लिए काफी अनिच्छुक थे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ने वाला हूं, इसलिए मैंने अपने सभी प्रयासों को दायरे को तोड़ने में लगाने के लिए एकांतवास में जाने का फैसला किया है। ठीक है तुम जाओ, तो अभिजीत ने कहा। आरव अपने घर लौट आया। अचानक एक सफेद सिलहुट की लकीर उसकी ओर बढ़ी। सफेद सिलहुट की रफ्तार बहुत तेज थी। आरव अपनी चालढाल से बच नहीं पाया। वायु अग्नि हिंसक ज्वाला रूपांतरित ड्रैगन। जल्दी में आरव ने एक वायु अग्नि हिंसक ज्वाला रूपांतरित ड्रैगन का इस्तेमाल किया, जो सफेद सिलहुट से टकराया। धमाका! सफेद सिलहुट सीधे उड़ गया, जबकि आरव भी भारी टक्कर के कारण 2 कदम पीछे गिर गया। लेकिन आरव हैरान नहीं हुआ, बल्कि वो बहुत खुश हुआ और बोला, ब्रेव, तुम वाकई टूट गए। हाँ बड़े भाई, मैं टूट गया। एक हकलाती आवाज अजीब सी भाषा में सुनाई दी, जिसे आरव समझ गई ये सार्वभौमिक पशु भाषा थी। क्या तुमने अपनी विरासत में मिली यादों को खोल दिया है? आरव फिर से चकित हो गया। हाँ, इस बार ब्रेव बात करते समय स्पष्ट रूप से बहुत सहज था। हाँ, तुम बदमाश, तुम्हारी सफलता की गति बहुत तेज है। ये लगभग इस युवा मास्टर को पकड़ रहा है। ब्रेव को बोलने के लिए अपना मुंह खोलते देख आरव भी बहुत खुश हुआ। ब्रेव मुस्कुराया और कहा, बड़े भाई, तुम असली संकी हो। तुम्हारी सफलता की गति बहुत तेज है। हाँ, बस कुछ साल का छोटा बच्चा, तुम वास्तव में मुझे बड़ा भाई कह रहे हो? आरव ने गुस्से से कहा, अगर मैं तुम्हें बड़ा भाई नहीं कहूंगा तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूंगा? मैं तुम्हें मास्टर नहीं कहना चाहता। गर्वित दिव्य जानवर कभी भी मनुष्य के गुलाम नहीं बनेंगे। ब्रेव ने गर्व से अपना बाघ जैसा सिर उठाया। आरव भी उसके रूप से खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुमसे मुझे मास्टर कहने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैं अपनी उम्र के हिसाब से तुम्हारा चाचा तो हो सकता हूं, है ना? आओ, चाचा बुलाओ। आरव की बातें सुनकर ब्रेव लगभग लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने उदास होकर कहा, बंद करो। क्या तुम सभी मनुष्य एक दूसरे को खेती के क्षेत्र का उपयोग करके संबोधित नहीं करते? अब जब मैं तीसरे स्तर में भी पहुंच गया हूं, तो तुम्हें बड़ा भाई कहने में क्या बुराई है? अरे ठीक है, फिर बड़ा भाई। आरव का दिल धड़क उठा और उसने पूछा, ओह ठीक है, क्या तुम अपनी उत्पत्ति जानते हो, अब जब तुमने अपनी विरासत में मिली यादों को खोल दिया है? आरव ब्रेव की उत्पत्ति के बारे में बहुत उत्सुक था। वो स्पष्ट रूप से फ्लोइंग लाइट ब्रेव का वंशज था, फिर भी उसके पास अथाह आनंद की तलाश करने की क्षमता थी। यह बहुत अजीब था। लेकिन ब्रेव ने अपना सिर हिलाया और कहा, पता नहीं, मैंने विरासत में मिली यादों का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही अनलॉक किया है, बाकी अभी भी सीलबंद है और अभी तक पूरी तरह से खोले नहीं गया है। आरव ने निराश होकर कहा, ऐसे ही यह बहुत बुरा है। अगर हमें आपकी उत्पत्ति का पता चल जाए तो हम शायद आपकी स्थिति के हिसाब से अपने तरीके अपना सकें। कौन जानता है, शायद आप दिव्य जानवर दायरे में घुसने में सक्षम हो जाए। आरव के शब्दों को गर्म करते हुए ब्रेव भी काफी निराश हुआ। आरव ने अचानक फिर से पूछा, तो आपने किस तरह की विरासत में मिली यादें जगाई हैं? आइए देखें। दिव्य जानवरों के लिए विरासत में मिली यादें बहुत कीमती होती हैं। सामान्य परिस्थितियों में वे इसे मनुष्यों को कभी नहीं बताते, लेकिन अपनी मां की मृत्यु के बाद से ब्रेव ने आरव को अपना एकमात्र रिश्तेदार माना। अन्यथा वो उस स्थिति में भी अभिजीत से मौत तक नहीं लड़ता, जब उसे पता था कि वो आरव की रक्षा के लिए देवरूप से मुकाबला नहीं कर सकता। वो ये सब कुछ बेतरतीब और गड़बड़ चीजें हैं, जैसे कि सार्वभौमिक पशु भाषा जैसी चीजें। सबसे उपयोगी कहने के लिए ये एक साधना पद्धति होगी जिसे जागृत किया गया था, लेकिन
ये केवल तीसरे स्तर तक ही है, ब्रेव ने कहा। हाँ, किस तरह की साधना पद्धति? आरव ने उत्सुकता से पूछा। व्हाइट लाइट, डार्क लाइट, दिव्य कला, ब्रेव ने कहा। यह वास्तव में एक दिव्य कला है, आरव ने आश्चर्य से कहा। हालांकि आरव ने भी दिव्य कला में साधना की थी। इसका मतलब यह नहीं था कि दिव्य कलाएं आम सामान थी। प्रत्येक दिव्य कला का जम दिव्य क्षेत्र में खूनी संघर्ष को जम देता था। लेकिन आरव को निचले क्षेत्रों में जो एक छोटा सा ब्रेव मिला, उसकी विरासत में मिली यादों में वास्तव में एक दिव्य कला थी। यह बहुत अकल्पनीय था। हालांकि आरव ने दिव्य कला के इस सेट के बारे में नहीं सुना था, लेकिन इसकी शक्ति किसी भी संदेह से परे थी। हां, मैं खुद इसे नहीं जानता था, लेकिन वास्तव में मैंने बहुत पहले ही इस दिव्य कला की साधना शुरू कर दी थी। यह वास्तव में मेरे शरीर के एक हिस्से की तरह है, ब्रेव ने कहा। आरव को अचानक कुछ याद आया और वो बहुत आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि जब आपने उन औषधीय गोलियों को निगल लिया तो आपके शरीर ने अपने आप व्हाइट लाइट, डार्क लाइट, दिव्य कला को घुमाया? ब्रेव ने सिर हिलाया और कहा, हां। आरव की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। तो तीसरा स्तर जो तुमने जगाया, ऐसा नहीं है कि तुम औषधीय गोलियां निगल कर भी अपना क्षेत्र बढ़ा सकते हो, है ना? ब्रेव के चेहरे पर मासूमियत थी और उसने खुलकर सिर हिलाते हुए कहा, बड़ा भाई, वाकई अविश्वसनीय है। एक ही बार में अनुमान लगा लिया। मुझे लगता है तुम्हारा ऐसा। आरव ने जोर से एक अपशब्द बोला। औषधीय गोलियां खाते जाना और बैठे बैठे साधना स्तर को बढ़ाना, यह साधना प्रक्रिया थी जिसके बारे में बहुत से मार्शल कलाकार सपने देखते थे। लेकिन अगर आरव की साधना में रुकावटें न भी हो तो भी ऐसी स्थिति तक पहुंचना संभव नहीं था। साधना धारा के विपरीत नौकायन करने जैसा था, या तो आगे बढ़ना या पीछे हटना। साधना के मामले में कोई भी मार्शल कलाकार ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन ब्रेव की साधना पद्धति, कोई भी मार्शल कलाकार जो इसे देखता, उसे ब्रेव को पीटने का आवेग होता। आरव की उस धुंधली निगाह को देखकर ब्रेव के शरीर पर मौजूद सारे रोए खड़े हो गए। अचानक आरव की आकृति चमक उठी और वो गायब हो गया। ब्रेव को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने उसे पकड़ लिया। क्या व्हाइट लाइट, डार्क लाइट, दिव्य कला मेरे एसएस? सोते समय भी क्या साधना की जा सकती है? अपने बड़े भाई को पागल करके मार डालोगे? इस दुनिया में ऐसी विकृत दिव्य कला कैसे हो सकती है? आरव ने ब्रेव के बाग के सिर को बुरी तरह रगड़ा, जब तक कि उसे चक्कर ना आ जाए। जब तक आरव रुका, ब्रेव को सर के ऊपर सिर्फ तारे ही नजर आ रहे थे। हफ, भागो, और ज्यादा नहीं, आरव भी हाफते हुए कहा। खिलवाड़ करना खिलवाड़ ही था। ऐसा नहीं है कि आरव को इस साधना पद्धति से जलन हो रही थी, बस उसे कुछ हद तक अनुचित लग रहा था। ब्रेव ने जिस साधना पद्धति को जागृत किया, वो एक दिव्य कला होनी चाहिए जो उसी तरह के दिव्य जानवर के लिए बनाई गई थी। मनुष्य इसे साधना करने में असमर्थ थे। अगर आरव इसके लिए कहता भी तो ये भी बेकार था। तुम बच्चे, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे भविष्य में आपको साधना करने के लिए लगातार औषधीय गोलियां देनी होंगी? आरव ने अपनी आंखों के कोने से ब्रेव को देखा। आरव के ये शब्द सुनकर ब्रेव ने चापलूसी भरी धीमी दहाड़ लगाई और अपना चेहरा आरव के गाल पर रगड़ते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि बिग ब्रदर सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा मेरा एसएस। मैंने ऊपर वाला को किसे उकसाया? गोली बनाने वाला कुली बना दी। आरव उदास दिख रहा था। हे, बड़े भाई, तुम खुद को कुली कैसे कह सकते हो? मेरे बिग ब्रदर की कीमियागिरी की कला इस दुनिया में बेमिसाल है। इसमें खुशी ढूंढो। इसके अलावा मेरे पास अभी भी कुछ क्षमताएं हैं। मैं बिग ब्रदर के लिए और भी खजाने जरूर ढूंढूंगा। ब्रेव ने चापलूसी करते हुए कहा। आरव ने गुस्से से कहा, मैं कहता हूं, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे उस समय फॉलो करना है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि उस समय मैं कीमियागिरी जानता था? ओ, मुझे भी नहीं पता। जब मैंने बिग ब्रदर को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। ब्रेव ने असमंजस में कहा, ठीक है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। मैं खेती करने के लिए बंद एकांत में जाने वाला हूं। इस बार मैं एक ही झटके में 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को तोड़ने वाला हूं, आरव ने कहा। ब्रेव कांप उठा और लगभग आरव के कंधे से फिसल गया। 7वें स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र? बड़े भाई, क्या आप पागल हैं? आप केवल दूसरे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में हैं। ब्रेव को आरव ने चौंका दिया। यह पागलपन नहीं है, यह 7वें स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र है। इस बार देवरूप उस बदमाश ने लगभग हमें मार डाला, जिससे मैं बहुत नाराज हो गया। आप सभी ये कहकर धमका रहे हैं कि मेरा दायरा कम है ना? मैं उन्हें देखने के लिए तोड़ दूंगा, आरव ने झुंझलाहट से कहा। सभी समय आरव के विरोधी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। इससे हर बार जब वो लड़ता था तो ये उसके लिए बहुत नुकसानदेह होता था। भले ही उसकी सार ऊर्जा अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक मोटी थी, लेकिन दायरों में असमानता की भरपाई ऐसे ही नहीं की जा सकती थी। हालांकि आरव ने अंत में अपने विरोधियों को हरा दिया,
लेकिन हर बार ऐसा लगा कि वो रस्सी पर चल रहा है। कुछ दिन पहले अगर अभिजीत ने कोई चाल नहीं चली होती तो वो पहले ही देवरूप द्वारा मारा जा चुका होता। जबकि आरव की ताकत अच्छी थी, फिर भी वो देवरूप की तुलना में बहुत दूर था। उसका उच्च साम्राज्य होने के कारण वो दुर्जय था। आरव ने सच्चे इरादे को समझ लिया था, लेकिन आरव के लिए देवरूप से जीतने के लिए एक प्रमुख साम्राज्य को पार करना बहुत मुश्किल था। इसलिए आरव ने इस बार 1 महीने के लिए बंद एकांत में जाने का मन बना लिया और लगातार 5 क्षेत्रों को तोड़ने की योजना बनाई। दूसरों के लिए यह एक असंभव मिशन था, लेकिन आरव के लिए यह केवल समय की बात थी। दूसरे दिन पहाड़ों के पीछे जहां आरव एकांत में जाने वाला था, वहां आके अभिजीत ने आरव को एक भंडारण अंगूठी दी और कहा, ये टियर 3 औषधीय जड़ी बूटियां हैं जिन्हें छोटे कनिष्ठ भाई ने खुद के लिए मांगा था। ये सब ठीक से तैयार किया गया है। आरव ने अपने हाथ जोड़े और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े वरिष्ठ भाई। धन्यवाद करने की क्या बात है, बस कुछ टियर 3 औषधीय जड़ी बूटियां, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने मुझे आपके लिए इतने सारे हिस्से तैयार करने के लिए कहा। आप केवल गोलियां परिष्कृत करने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? क्या यह हो सकता है कि इस 1 महीने में आप टियर 3 औषधीय गोलियों के 1 से ज्यादा बैच को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? अभिजीत ने उत्सुकता से पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सारी औषधीय जड़ी बूटियां चाहना स्वाभाविक रूप से औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इस बार मेरा बंद एकांत दायरे को तोड़ने के लिए है। अभिजीत ने बहुत उत्सुकता से पूछा, अगर आप छोटे जूनियर भाई बिना सोए या आराम किए इतनी सारी औषधीय जड़ी बूटियों को औषधीय प्रिल्स में परिष्कृत करने के लिए गोलियों को परिष्कृत करते हैं, तो भी शायद 1 महीने से ज्यादा समय लगेगा। आपको दायरे से बाहर निकलने का समय कैसे मिलेगा? हुर हुर। छोटे भाई के पास स्वाभाविक रूप से एक प्लान है, आरव ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। जाहिर है वो और कुछ नहीं कहना चाहता था। अभिजीत को अचानक छोटे जूनियर भाई की राक्षसीता याद आ गई और उसने खुद से सोचा, उसकी गोली शोधन गति आम लोगों की तुलना में तेज होनी चाहिए, है ना? या उसने इन औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने की योजना भी नहीं बनाई थी, बल्कि उन्हें अगली बार परिष्कृत करने के लिए रख लिया होगा। यह देखकर कि आरव बोलना नहीं चाहता था, अभिजीत के लिए और पूछना स्वाभाविक रूप से असुविधाजनक था, और वह चला गया। आरव ने लापरवाही से हाथ हिलाया। चौकोर कड़ाही और बलबंत एक ही समय में उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। जब बलबंत ने आरव को देखा तो उसने चिल्लाया और अभिवादन किया, युवा गुरु। वो करीब 1 साल से आरव का अनुसरण कर रहा था। शुरुआती आधे विश्वास और आधे संदेह से लेकर अब तक वो चारों पैरों पर झुक चुका था। इस 1 साल में उसने व्यावहारिक रूप से डेमोन मनोर पिल को कैंडी की तरह खाया। वो पहले से ही तीसरे स्तर की शिखर पर था और चौथे स्तर से बस 1 कदम दूर था। 1 साल पहले उसने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। आरव ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं इस बंद एकांत में औषधीय गोलियों के एक बैच को परिष्कृत करने की योजना बना रहा हूं। आप पहले से ही चौथे स्तर से दूर नहीं हैं। तब आपने 10 साल तक मेरा अनुसरण करने का वादा किया था और मैं आपके लिए डेमोन मनोर पिल को परिष्कृत करूंगा। यह वादा अब पूरा किया जा सकता है। बलबंत का पूरा शरीर कांप उठा और उसका उत्साह इससे अधिक नहीं हो सकता था। मैं क्या यंग मास्टर ने जो कहा वो सच है? मैंने तुम्हें पहले कब चिढ़ाया है? दानव मनोर पिल मेरे लिए कोई प्रभावशाली औषधीय गोली नहीं है। मैं इसे अभी से परिष्कृत कर सकता हूं। बात बस इतनी थी कि मेरे पास हमेशा समय नहीं था। दानव मनोर पिल को परिष्कृत करने के बाद हमारा कर्ज भी चुका हुआ माना जाएगा। तुम मुझे छोड़कर अंतहीन जंगल में लौटना चुन सकते हो। बेशक शर्त यह है कि मैं अंतहीन दुनिया में लौटने के बाद यह हो सकता है। जाहिर है आरव को अभी लौटने में बहुत भरोसा नहीं था। समय बीतने के साथ दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध और भी करीब आ जाएगा। निश्चित रूप से और भी शक्तिशाली लोग दायरे के रास्ते की रखवाली कर रहे होंगे। पिछली बार की तरह धुआं उड़ाकर रास्ता बनाना पहले से ही बहुत संभव नहीं था। फिर भी जब बलबंत ने ये शब्द सुने तो वो कांप उठा और जल्दी से पूछा, क्या यंग मास्टर को अब बलबंत नहीं चाहिए? आरव मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत ज्यादा मत सोचो। इस 1 साल से तुम मेरा अनुसरण कर रहे हो। तुम्हें मेरा स्वभाव भी पता होना चाहिए। जब तक मैंने उस व्यक्ति को अपना मान लिया है, मैं उससे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। तुमने इस 1 साल में मेरी बहुत मदद की है। मैंने तुम्हें अपने दिल में एक भाई की तरह माना है। मैं तुम्हें कैसे न चाहूं? बस मुझे तुम्हारे सम्मान के कारण तुम्हारी पसंद के बारे में पूछना है। बलबंत ने बिना सोचे समझे सीधे कहा। अगर यंग मास्टर का अनुसरण न किया होता तो बलबंत अभी भी अनंत जंगल में उलझन भरे और सरल दिमाग वाले दिन जी रहा होता। मुझे चौथे स्तर में आगे बढ़ने का मौका कैसे मिल सकता था? यंग मास्टर का अनुसरण करने से केवल ये बलबंत को ही लाभ नहीं हुआ है, बल्कि पूरे लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर कबीले को लाभ हुआ है। ये बलबंत और कबीले के लोग यंग मास्टर के प्रति मृत्यु तक वफादारी करने की और तुम्हें
कभी न छोड़ने की प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार है। आरव का अनुसरण करने के बाद लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर कबीले की तुलना अब अतीत से नहीं की जा सकती थी। उस समय जब आरव ने बलबंत को देखा तो वो अकेला ही तीसरे स्तर राक्षसी जानवर था, और अब पहले से ही 20 से 30 तीसरे स्तर लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर कबीले में है। कोई कह सकता है कि लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर कबीले की सामूहिक ताकत एक स्तर ऊपर चली गई। ऐसा बड़ा परिवर्तन कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना आरव का अनुसरण करने से पहले बलबंत ने कभी नहीं की थी। अब बलबंत को आरव को छोड़ने के लिए कहने पर उसे यह भी नहीं पता होगा कि कैसे जीवित रहना है। हाँ, तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो, बेशक मैं इसका स्वागत करता हूं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। बलबंत का उत्तर उसकी अपेक्षाओं से ज्यादा नहीं था। सच में उसने पहले ही इस परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी जब उसने बलबंत से अनुरोध किया था। बूढ़े भाई बलबंत, बैठे बैठे खाना खाते रहना चाहते हो, है ना? हाँ, बड़े भाई का अनुसरण करो, चौथे स्तर को भूल जाओ। रूप लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ब्रेव ने अचानक उपहास किया। बलबंत का बूढ़ा चेहरा पहले लाल हो गया, फिर अचानक बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने कहा, ब्रेव, तुम वास्तव में पहले से ही तीसरे स्तर में हो। कैसे? अविश्वसनीय, है ना? यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं बहुत जल्द तुमसे आगे निकल जाऊंगा। ब्रेव के पास अभी भी एक बच्चे जैसा स्वभाव था, जैसा कि उसने गर्व से कहा। बकवास करना बंद करो, जो खाना खाते रहना चाहता है वो तुम ही हो। ईमानदार होकर बलबंत को मत धमकाओ, आरव ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। खांसी बड़े भाई, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए खुश नहीं रहने दे सकते? ठीक है, मुझे पता है कि हम दोनों का ये सब तुम्हारे कारण है, ठीक है, ब्रेव ने असहाय होकर कहा। अच्छा है कि तुम्हें पता है। ठीक है, इस मामले में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मैं गोलियों को परिष्कृत करना शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग मेरी रक्षा करने में मेरी मदद करें, आरव ने कहा। दानव मनोरपिल एक टियर 3 राक्षसी गोली थी। यह आरव के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी और उसने इसे बहुत जल्दी परिष्कृत कर दिया। जिस क्षण बलबंत ने दानव मनोरपिल ली, वो इतना उत्तेजित हो गया कि वो बोल नहीं सका। वो कुछ समय तक हकलाता रहा, जब तक कि बलबंत का चेहरा लाल रंग के स्पर्श के साथ काला नहीं हो गया। इस समय ब्रेव द्वारा उसका उपहास किया जा रहा था। हाँ, बूढ़े बलबंत, एक दानव मनोरपिल आपको इस तरह उत्तेजित कर सकती है? इतना बेकार, ब्रेव जोर से हंसा। ब्रेव द्वारा इस तरह से बाधित किए जाने पर बलबंत थोड़ा शांत हो गया। तुम बदमाश, तुम्हारा वंशावली दिव्य है। तुम मेरे लिए दानव मनोरपिल का महत्व कैसे जान सकते हो? जब तुम मेरी दुर्दशा को नहीं समझते हो तो गैर जिम्मेदार और व्यंग्यात्मक टिप्पणी मत करो, ब्रेव ने हंसते हुए कहा। बिग ब्रदर का अनुसरण करते हुए ये तो बस शुरुआत है। एक छोटे से दानव मनोरपिल के बारे में बात मत करो। तो क्या हुआ अगर ये एक रूपांतरण गोली है? तुम अभी ऐसे ही हो, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक बिग ब्रदर तुम्हारे लिए रूपांतरण गोली को परिष्कृत नहीं कर देता। क्या तुम इतने उत्तेजित नहीं हो जाओगे कि तुम अपनी आखिरी सांस लेने लगोगे? हाँ, तब यह मजेदार होगा। ब्रेव के शब्दों को सुनकर बलबंत कांपने से खुद को रोक नहीं सका। रूपांतरण गोली, उसने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन सफलतापूर्वक मानव रूपांतरण करके 5वें स्तर राक्षसी जानवर में बदल जाएगा। 5वें स्तर के राक्षसी जानवर मानव मार्शल आर्टिस्ट के एक दिव्य पागमन क्षेत्र के जैसे शक्तिशाली होते हैं। ये राक्षसी जानवरों की एक और शुरुआत थी, लेकिन अब मैं केवल चौथे स्तर के राक्षसी जानवरों की श्रेणी में कदम रखने वाला हूं। क्या 5वें स्तर अभी भी ज्यादा दूर नहीं है? बलबंत ने मन ही मन सोचा। आरव मुस्कुराया और कहा, ब्रेव जो कहा वो सही है बलबंत भाई, ये सिर्फ एक राक्षस मनोरपिल है। आपको इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। क्या आपको अभी भी याद है कि मैंने आपसे पहले क्या कहा था? आपके लिए 5वें स्तर या 6ठे स्तर में पहुंचना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बलबंत की भावनाएं आखिरकार थोड़ी शांत हुई। उसने आरव की ओर हाथ जोड़कर कहा, बलबंत समझ गया। यंग मास्टर से मिलना बलबंत के लिए इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आरव द्वारा उस समय कहे गए शब्दों को बलबंत स्वाभाविक रूप से नहीं भूला है। उस समय आरव बस एक सार क्यूई क्षेत्र का युवा था। 5वें स्तर या 6ठे स्तर की राक्षसी जानवर के बारे में बात करना कुछ ज्यादा लग रहा था, लेकिन 1 साल का समय बीत चुका था। सार क्यूई क्षेत्र का वह युवा पहले से ही क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र का विशेषज्ञ बन चुका था। बलबंत को ही पता था कि उस समय आरव से मिलना कितना सौभाग्य की बात थी। हाँ, हम अभी भी उस दिनों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तुम अपनी तैयारी करो। इस 1 महीने का उपयोग चौथे स्तर में जाने के लिए तैयारी करो, आरव ने बड़ी हंसी के साथ कहा। बलबंत ने स्वीकार किया और एकांत में जाने के लिए दूसरी जगह चले गया। जब बलबंत चला गया, आरव ने सभी औषधीय जड़ी बूटियां भंडारण रिंग में से निकाल लिया। मूल रूप से विरल और खाली कमरा तुरंत भर गया। बड़े भाई, बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां हैं, आप उन्हें कैसे परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? ब्रेव ने उत्सुकता से पूछा।
आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, ये उन सभी को एक साथ परिष्कृत करूंगा। जैसे ही उसने कहा, उसके शरीर में सभी सार ऊर्जा उबल पड़ी, एक के बाद एक सील को चौकोर कढ़ाई में फायर करते हुए। चौकोर कढ़ाई शुरू में एक धातु उत्पाद की तरह लग रहा था, लेकिन इस समय यह वास्तव में आरव की मुहरों के नीचे धीरे धीरे चमक रहा था। वो उपस्थिति वास्तव में एक दिव्य वस्तु की तरह लग रही थी, जो ब्रेव को चकित कर रही थी, जो देख रहा था। एक दर्जन से अधिक सांसों के बाद आरव भी थक गया था, जब तक कि वो भारी सांस नहीं लेने लगा, जबकि स्क्वायर कॉल्ड्रॉन की चमक धीरे धीरे स्थिर हो गई। हफ मेरी वर्तमान शक्ति के साथ एक गहन कलाकृति के अंदर एक सरणी गठन को सक्रिय करना भी बहुत कठिन है। आरव ने संघनित सुगंध की एक बोतल निगलते हुए ताकत से कहा, वाह, यह विशाल कड़ाही बहुत प्रभावशाली लग रही है। बड़े भाई, आप यहां क्या करना चाहते हैं? ब्रेव ने संदेह से पूछा। हालांकि यह खजाना उसे ही मिला था, लेकिन वो इस खजाने के कार्यों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था और उत्सुकता से भर गया था। आरव मुस्कुराया और बोला, ठीक से देखो। लेकिन फिर उसकी सार ऊर्जा एक बार फिर उबल पड़ी। औषधीय जड़ी बूटियों का एक बड़ा ढेर वास्तव में उसी तरह चौकोर कढ़ाई के अंदर उड़ गया। अगले ही पल चौकोर कढ़ाई ने एक बहुत बड़ी चमक छोड़ी। कड़ाही के मुंह से एक चमकदार चमक निकली। यह भी अनिश्चित था कि कड़ाही के अंदर क्या हो रहा था। 15 मिनट के बाद चमक गायब हो गई। चौकोर कढ़ाई फिर से सामान्य हो गई। ब्रेव बहुत जिज्ञासु था और तुरंत ही कड़ाही के मुंह की ओर भागा। ब्रेव की 2 आंखें चौड़ी तश्तरियों में बदल गई। ये क्या ये सभी औषधीय भ्रूण हैं? हे भगवान, आपने ये कैसे किया? ब्रेव ने चौंक कर कहा, हाँ, ये मैंने नहीं किया। ये इस गहन कलाकृति का अपना सरणी निर्माण था। जब तक कोई सरणी निर्माण को सक्रिय करता है, तब तक ये स्वचालित रूप से औषधीय भ्रूणों को निकाल और परिष्कृत कर सकता है। आरव ने समझाया। बहुत आश्चर्यजनक है। वास्तव में मुझे जो खजाने मिले हैं वे असाधारण हैं। ब्रेव ने फिर से खुद की चापलूसी की। लेकिन इतने सारे औषधीय भ्रूण, आप उन्हें एक साथ परिष्कृत करने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? ब्रेव ने फिर से पूछा। बेशक ये होने वाला है। एक एक करके परिष्कृत करना कितना परेशानी भरा है? आरव ने बेपरवाही से कहा। स्कत्स्का, मैं बिग ब्रदर की उत्पत्ति के बारे में वास्तव में उत्सुक हूं। आपकी कीमिया कौशल निचले क्षेत्र के कीमियागरों पर पूरी तरह हावी है। अभिजीत की ताकत पहले से ही बहुत मजबूत लगती है, लेकिन ये 1 महीने के समय में इतनी सारी औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। आप केवल कीमिया ग्रैंडमास्टर दायरे में हैं और वास्तव में मिनटों में इतनी सारी टियर 3 औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। ये प्रतिभा बस स्वर्ग को चुनौती देने वाला। ब्रेव ने प्रशंसा के साथ आह भरी। हाँ, निश्चित रूप से मेरे पास कुछ पृष्ठभूमि है। जब समय आएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको बताऊंगा। अभी के लिए बहुत अधिक पूछताछ न करें। आरव ने हंसते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि आरव को ब्रेव पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसका बदला लेने का यह रास्ता बहुत कठिन था। एक भी गलत कदम और यह अनंत काल के लिए अभिशाप का परिणाम होगा। उसे इस बात की कोई गारंटी भी नहीं थी कि वो अंत में सफल हो पाएगा या नहीं, इसलिए वो निर्दोष ब्रेव को घसीटना नहीं चाहता था। ठीक है, मैं पूछताछ नहीं करूंगा। ब्रेव ने अपना मुंह सिकोड़ा और कहा। जब आरव ने कुछ देर तक अपनी सांसों को नियंत्रित किया और उसकी सार ऊर्जा चरम अवस्था में पहुंच गई, तो उसने शोधन शुरू किया। इस बार वो जिस औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहा था, उसका नाम जेड स्पिरिट पिल था। यह स्वाभाविक रूप से सार ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय गोली है। साधारण निचले क्षेत्र मार्शल कलाकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोलियों की तुलना में इस औषधीय गोली का प्रभाव कहीं अधिक था। चंदन ज्वाला हल्के से मुक्त हुआ, जिससे चौकर कढ़ाई तुरंत प्रज्वलित हो गया। लेकिन दुख की बात है कि आरव की मौजूदा ताकत के साथ उसके पास चौकर कढ़ाई के पूर्ण कार्यों को मुक्त करने का कोई तरीका नहीं था। अन्यथा उसे औषधीय गोलियों के इस बैच को परिष्कृत करने के लिए पूरी तरह से ताकत बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। वो अभी भी ट्राई ओरिजिन संसार कला का उपयोग कर रहा था। एक के बाद एक मुहरों को चौकर कढ़ाई में मारे जाने के बाद कॉल्ड्रॉन का शरीर एक बार फिर से वैभव से भर गया।